हेलो एवरीवन। आज हम सीआरपीसी का सेक्शन 164 से लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे और जाएंगे 164 से लेके 204 तक। एग्जैक्टली 164 में संस्वीकृति को बताया गया है। संस्वीकृति क्या होती है? कन्फेशन, सुना होगा आपने कई बार नाम। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के सामने ही होगी। अब देखें हम इसमें पहला पॉइंट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, कब होगी? देखें, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व, किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। या तो अन्वेषण के दौरान करना चाहिए या जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व। दूसरा पॉइंट बताया है, मजिस्ट्रेट किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है ये समझाएगा कि वो ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वो उसे करेगा तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकेगी। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको ये विश्वास करने का कारण ना हो कि वो स्वेच्छा से की गई है। समझाएगा कि आपके खिलाफ हो जाएगी। उसके अलावा टटोल लेगा उस व्यक्ति को कि वो सचमुच में स्वेच्छा से कर रहा है संस्वीकृति, और अगर ये सब फॉलो कर लेगा तभी उसकी संस्वीकृति को अभिलिखित करेगा, वरना नहीं। फिर तीसरा और आखिरी पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है या न्यायिक अधिकारी जो है संस्वीकृति से भिन्न कथन को अभिलिखित साक्ष्य के रूप में अभिलिखित करता है जिस प्रकार से वो उपबंधित किया गया है, तो उस मामले में वो मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को शपथ दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, कथन करते वक्त शपथ दिलाएगा जबकि संस्वीकृति के वक्त शपथ नहीं दिलाई जाएगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020। ये मामला कई एक धाराओं में आया है, कई एक धाराओं में इस केस को आप यूज कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सिर्फ कोई अभियुक्त अगर संस्वीकृति कर देता है मात्र इस कारण उसको दस्तावेज जैसे एफआईआर की कॉपी और पुलिस रिपोर्ट आदि देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। सिर्फ संस्वीकृति करने से अभियुक्त सारे दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता है, ये बताया गया है इसमें। इसके बाद इसमें हमने एक पॉइंट लिखवाया है। इसके बाद 3 परंतुक हैं। ये सारे 3 परंतुक कई सेक्शंस में यूज होते हैं। इसमें हमने आपको ये बना दिया है निशान। 154 में हमने 3 परंतुक लिखा दिए थे। उन्हीं 3 परंतुक को, मतलब ये अगर ये केस महिला से रिलेटेड है तो महिला ही अभिलिखित करेगी, अगर निःशक्त व्यक्ति है तो उसको उसकी इच्छा पर उस जगह पर जहाँ वो चाहे उसका बयान लिखा जाएगा। तीसरी बात कि अगर वो निःशक्त है तो उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ये 3 परंतुक हैं जो हर ऑलमोस्ट सेक्शन में जहाँ ज़रूरत पड़ती है यूज़ होते हैं, तो हमने आपको ये निशान बना दिया और 154 में आपको समझा दिया है, वो आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, और जहाँ जहाँ ये निशान मिले आप वहाँ पर यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम होता है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। फिर इसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 167 में। 167 कहता है जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया क्या होगी। जब कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध है और ये प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 57 के अनुसार 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अन्वेषण अधिकारी जो कि उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं होना चाहिए, वो निकटतम मजिस्ट्रेट को मामले की डायरी और संबंधित प्रतिलिपियां भेजेगा और अभियुक्त को भी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। ये कहती है 167। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है
सीआरपीसी का 173, इसमें बताया गया है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। दूसरी बात, इसी में एक परंतुक है, भारतीय दंड संहिता की 376, 376 का, 376 खा का, खा खा गा घा घा गा, ये सारी धाराओं में अपराध के संबंध में अन्वेषण का उस संबंध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तला अभिलिखित की गई थी 2 मास के भीतर किया जाएगा। मतलब इन सब मामलों में 376 के मामलों में 2 मास के अंदर अन्वेषण पूरा किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। दूसरा पॉइंट का ये क्या है, जैसे ही अन्वेषण पूरा हो जाता है वैसे ही पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें होंगी। क्या होंगी? पहली, पक्षकारों के नाम। दूसरी, इत्तला का स्वरूप। तीसरी, मामले की परिस्थितियों से परिचित होने वाले व्यक्तियों के नाम। चौथी, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि हाँ तो किसके द्वारा। अगली बात, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद, क्या वो अपने बंद पथ पर छोड़ दिया गया है। अगर नहीं छोड़ा गया है तो अगली बात, क्या वो धारा 170 के अधीन अवरीक्षा में भेज दिया गया है। और फिर एच पॉइंट क्या कह रहा है, क्या स्त्री की चिकित्सक परीक्षा रिपोर्ट जो कि जैसे 376, 76A, B इन सब से संबंधित होती है, उसके अधीन अपराध के संबंध में संलग्न की गई है। इसमें भी यही बताया गया है कि मिस ए, केस है मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की, खाली पुलिस रिपोर्ट अगर प्रस्तुत कर दी गई हो तो सिर्फ इस आधार पर अभियुक्त दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकता और उसको सिर्फ इस आधार पर दस्तावेज नहीं दिलाए जाएंगे। सेक्शन 177 सीआरपीसी का क्या कह रहा है, जांच और विचारण का मामूली स्थान। देखिए मामूली, इसमें कई एक प्रश्न आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सिर्फ मामूली स्थान के बारे में तो प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो अपराध किया गया है। कोई इसमें अपवाद नहीं है, कोई फेरबदल नहीं है। 177 सीधी सीधी धारा है। कभी कभी कहा जाता है कि ऐसे स्थान का पता नहीं लग रहा है या 177 के अपवाद क्या है, तो अपवाद स्वरूप भी आप याद रखें 178 को, 179 को, 182 को, या भिन्न स्थान से आप क्वेश्चन को पकड़ें और ये सारे सेक्शन आपको समझ में आएंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो। सीआरपीसी का 178 क्या कह रहा है, जांच या विचारण का स्थान। देखिए अब स्थान कहाँ पर, पहला बात है जहाँ ये अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से जिसमें अपराध, स्थानीय में से किस में अपराध किया गया है। कंफ्यूजन है कि अपराध किस स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, या फिर जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, या फिर तीसरी बात जहां अपराध चालू रहने वाला है और इसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, या फिर जहां वो विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अगर कंफ्यूजन है तो इसमें कहीं पर भी हो जाएगा। इसमें एक केस आया था रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रूपाली देवी जो थी इनको ससुराल वालों ने दहेज की मांग करके भगा दिया था और ये अपने मैके में रह रही थी, तो मैके से ही इन्होंने केस दायर किया। तो अपोजिट पार्टी ने कहा कि मैके से कैसे कर सकती हैं, इन्हें जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ से करना चाहिए था केस। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं पर से भी अगर चूंकि वो जहाँ औरत रह रही है, जहाँ पति पत्नी ये लोग रहते थे, या अब जहाँ रह रही है, या जहाँ इन्होंने समय बिताया, अपनी इच्छा के अनुसार वो कहीं पर भी केस दायर कर सकती है। इस बात पे अपोजिट पार्टी इनका विरोध नहीं कर सकती। ये केस आप ध्यान से हमारे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, बहुत शॉर्ट में आप वहाँ पर केस को लिख सकते हैं।
फिर अगली बात बताई गई 179 में, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई कार्य किसी की गई बात के किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला। 182 क्या कहता है, पत्रों आदि के द्वारा किए गए अपराध, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना प्रवंचना मीन्स होता है किसी सही बात को छुपाने को कहते हैं, प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए या प्राप्त हुए। मेन बात आपको याद रखना है, जहाँ से पत्र भेजा गया हो, जहाँ पर प्राप्त या जहाँ प्राप्त किया हो गया हो, इनमें से कहीं पर भी उसका विचारण और जांच हो सकती है। अब सीआरपीसी का अगला सेक्शन है 188, भारत से बाहर किया गया अपराध। जब कोई अपराध भारत से बाहर, पहली बात, भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, दूसरी बात, किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वो अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां पर वो व्यक्ति पाया जाता है, परंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के नहीं की जाएगी। ये बात ध्यान रखें आप। फिर अगला सेक्शन है 190, सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। दो तरह के मजिस्ट्रेट बताए गए हैं, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, जो अपराधों का संज्ञान करते हैं। पहली बात आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट, इस अध्याय के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषता सशक्त किया गया द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्न दशाओं में कर सकता है। कौन कौन सी दशाएं हैं? पहली, उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, या तो कंप्लेंट मिली हो, परिवाद मिला हो। दूसरा, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर एफआईआर की गई हो या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई हो 173 के अंतर्गत। तीसरी बात, पुलिस थाने से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है, ठीक, पुलिस रिपोर्ट के भिन्न या खुद की इत्तला पर। दूसरी बात इन्होंने बताया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन सशक्त करता है। देखिए, इसमें भी केस आया है, मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जो है संज्ञान ले लेने मात्र से अभियुक्त अभिलेखों का प्राप्त करने का हकदार नहीं है। फिर सेक्शन है सीआरपीसी का 193, जिसमें क्या बताया, अपराधियों का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा, इस संहिता द्वारा या तत्समय किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला उस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। मतलब बिना सुपुर्दगी के सेशन न्यायालय डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता है। सिर्फ इसमें ये सेक्शन समाप्त हो गया। फिर आगे के आइए सेक्शन नंबर 197 पर, इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता था, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में ये अभिकथित है कि वो उसके द्वारा तब किया गया जब वो अपनी पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, तब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था
सॉरी जब जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान, मतलब कोई ऐसा अधिकारी है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और वो करने के लिए मतलब वचनबद्ध है, तब ऐसे अपराध का संज्ञान क्या होगा। पहली बात, ऐसे व्यक्ति की दशा में जब वो संघ की कार्यपालिका कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, तो केंद्रीय सरकार की। या दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब समझे कि वो जब या तो कार्य कर रहा था या नियोजित था, तो अगर उस पर ये बात आती है कि उसने अपने कार्य के दौरान ये अपराध किया है, तो आपको या तो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगी, तभी आप अभियोजन कर पाएंगे उसके विरुद्ध, वरना नहीं कर पाएंगे उसके विरुद्ध अभियोजन का संज्ञान तभी लिया जाएगा। फिर आगे इसमें एक वाद है बहुत इम्पोर्टेंट, भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य, BSNL बनाम प्रमोद बी सावंत 2019। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियां या लोक उपक्रमों जैसे BSNL है, इनके कर्मचारियों को 197 के अंतर्गत संरक्षण नहीं मिल सकता, भले ही वे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आते हों। मतलब BSNL के कर्मचारियों को ऐसा छूट नहीं मिलेगी कि उनकी पहले सरकार से अनुमति ली जाए और ये सब ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब ये सरकार के अंडर में है, ना कि सरकारी कर्मचारी है। ये वीडियो को पॉज करके केस लिख लीजिएगा शॉर्ट में। फिर एक सेक्शन 202, ये कंप्लेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 200 से कंप्लेंट शुरू हो जाती है और 202 में बताया गया CRPC के आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। मुलतवी मीन्स रोक देना। यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त होने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वो प्राधिकृत है ठीक समझता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है। मतलब परिवाद हुआ मगर अभियुक्त किसी और सीमा में है, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा है मजिस्ट्रेट के, तो मजिस्ट्रेट केस को रोक सकता है, ये बताया गया 202 में। फिर 203 सेक्शन क्या कह रहा है, परिवाद का खारिज किया जाना। ये बहुत पूछा जाता है। यदि परिवादी और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर और धारा 202 के अधीन जांच वगैरह के बाद रहते हुए मजिस्ट्रेट की ये राय है कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वो ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा। ठीक, लिख के देगा कि हमने परिवाद को, कंप्लेंट को क्यों खारिज किया, लिखित में ये बात बताएगा वो। फिर इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 204। देखिए, हम आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आपको पूरा इम्पोर्टेंट कोई भी सेक्शन बिना छोड़े मैटर दे रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। उसके अलावा अपने साथियों को भी ये सेंड करें, जिससे सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। 204 क्या कह रहा है, आदेशिका का जारी किया जाना। मान लीजिए कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट के बाद मजिस्ट्रेट को लगा कि अब इनके विरुद्ध कार्रवाई की ही जाना चाहिए, तो अब आदेशिका जारी होगी। आदेशिका जारी में क्या होगा, यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, और पहली बात, मामला सम्मन मामला प्रतीत होता है तो वो अभियुक्त को हाजिरी के लिए सम्मन जारी करेगा, या फिर मामला वारंट प्रतीत होता है तो वो अभियुक्त को हाजिर होने के लिए वारंट या सम्मन, जो वो ठीक समझे, जारी कर सकता है। दूसरी बात, अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची
फाइल नहीं कर दी गई, जब तक कि साक्षियों की सूची नहीं फाइल होगी, पेश की नहीं होगी कोर्ट के सामने, वो कोई भी मैटर आगे नहीं, सम्मन या वारंट को नहीं बढ़ाएगा। तीसरी बात, लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए सम्मन या वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि होगी। मतलब जो सम्मन और या वारंट कोर्ट भेजता है और लिखित कंप्लेंट की गई है, तो उस कंप्लेंट के साथ उस सम्मन या वारंट के साथ उस कंप्लेंट की कॉपी भी अभियुक्त के पास भेजेगा। आखिरी बात, यदि आदेशिका फीस जमा नहीं की गई है, अगर उसमें जो विहित फीस है कंप्लेंट के लिए वो पक्षकार ने नहीं दी है, तो परिवाद खारिज किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इन्होंने फीस नहीं दी या उसे टाइम दिया गया कि तब तक आप फीस दीजिए, फिर भी वो असफल रहे, तो इस पूरे कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट खारिज कर देगा। इसको कहते हैं आदेश, मतलब आदेशिका का जारी किया जाना। ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज शेयर ऑल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।